हाँ, मैं बस एक एडवाइस यही दूंगी कि बाकी भी जितना आप लोग ने सुना होगा कि हार्डवर्क इस एग्ज़ाम में बेसिक है, वो चाहिए ही चाहिए। परसिवियरेंस, पेशेंस, ये सब भी चाहिए, पर साथ में ये भी चाहिए कि थोड़ा लक फैक्टर है इस एग्ज़ाम में। मैं उसको नहीं बिल्कुल भी झुठलाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरी मेहनत करते हैं पर कुछ एक आध नंबर से रह जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी कम डिजर्विंग नहीं है हमसे जो यहाँ बैठे हैं। तो आप ये सोचिए कि आपका काम है निष्काम कर्म करना, मतलब वो बोलना आसान है मुझे पता है, बट अगर आप वो अप्रोच रखेंगे तो आप ज़िंदगी भर थोड़ा खुश रहेंगे खुद से कि आपने अपनी पूरी मेहनत करी है और भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा। मेरे पापा मुझे कहानी सुनाते थे एपीजे अब्दुल कलाम की, कि वो एक बार सुसाइड करने जा रहे थे, उनको शंकराचार्य जी ने रोका था। उन्होंने बोला तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो? तो उन्होंने बोला था मेरा एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। यूपीएससी टॉपर टॉक सीरीज में आज हमारे बीच में गुंजिता गर्ग में, जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, मैम उज्जैन से। तो हम जानेंगे मैडम से कुछ क्वेश्चंस के आंसर। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा अकेडमी में। जी धन्यवाद। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, आप उज्जैन से हैं, तो आपसे इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन उज्जैन से संबंधित पूछे गए थे मैम? नहीं, एक्चुअली प्रिपेयर जो डीएएफ रहता है उसमें मैंने सभी कुछ करा था, मेरी जगह भी, उज्जैन भी, मध्य प्रदेश भी, पर मेरा इंटरव्यू ज़्यादातर मेरे कॉलेज और मेरी दूसरे सब्जेक्ट्स पे चला, तो उज्जैन से कोई क्वेश्चन नहीं आ पाया। मैम, सबसे पहले कब आपने सोचा था कि आपको तैयारी करना चाहिए, कब मन में आपके विचार आया था? हाँ, एक्चुअली मेरा ये विचार आया था थर्ड ईयर के कॉलेज में, जब मैं थी थर्ड ईयर में, तो मैं कुछ स्लम स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाती थी। तो जब उन लोग ने मुझसे कुछ क्वेरीज पूछी तो मुझे लगा कि लाइक मेरे पास अगर नॉलेज है तो मैं अपने समाज को या देश को क्या दे सकती हूँ। तो वो सोच के फिर मैंने सिविल सर्विसेज को समझा कि एग्जाम कैसा होता है, सब चीज़ें कैसी होती है, और तब से फिर मैंने समझ के फाइनल ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जैसे आपने शुरुआत करी थी तैयारी की, जैसे कोई भी बच्चा है वो शुरुआत करना चाहता है, उसे यूपीएससी का कोई अनुभव नहीं है, तो उसे कैसे शुरुआत करना चाहिए? मैं सबसे पहले बोलती हूँ बिगनर्स को कि एक दो सवाल तो खुद से भी पूछें कि आप सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हैं, आपका एम क्या है, और आप जब बन जाएंगे तो आप क्या चेंज लाना चाहते हैं। तो अगर आपके इंटेंशन सही हैं सिविल सर्विसेज में जाने के, सिर्फ पावर पैसा ये नहीं है, उसकी जगह कुछ एक्चुअली सोशल सर्विस करनी है, तो जाइए। और अगर आप अब जाने की सोच चुके हैं तो सबसे पहले बेसिक बुक्स, हमारी एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर्स, इन पे पहले ध्यान दीजिए, और जो आपके आसपास चल रहा है उसको समझने का ट्राई करिए। मैं कहूँगी कि वो कैसे चीज़ें हो रही है, एक किताबी कीड़ा बनने की जगह आप सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहिए। लगभग एनसीईआरटी कितना वेटेज प्ले करती है यूपीएससी में? मैं कहूँगी कि बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एनसीईआरटी ही बेसिक है अभी भी, जो 9 से लेकर 12 तक हम बोलते हैं वो बिल्कुल बेसिक है। और उसके बाद कुछ बुक्स होती है जो सबको पता होती है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो पढ़नी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अभी भी एनसीईआरटी का मैं 60 से 70% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में वेटेज बोलूँगी। 11th-12th में अपन को 11th-12th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी बुक्स पढ़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सब पढ़नी चाहिए, और 11th-12th की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 9 से 12th की पढ़िए, नहीं तो 11th-12th की तो पढ़ना ही है। मैम, आपने कौन कौन से बुक प्रिपेयर करी थी? मैंने बेसिक बुक्स तो बता दिया कि सभी में एनसीईआरटीज थी। उसके अलावा आई वुड से कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत जो सबको पता रहती है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, और उसके अलावा मैं इन्वायरमेंट की लूँ तो शंकर आईएएस की बुक आती है, वो हो गई। ऐसी कुछ कुछ बुक्स जो मुझे एक्स्ट्रा पढ़नी रही, और मेरे ऑप्शनल मैथमेटिक्स के लिए मुझे अलग पढ़नी रही। मैथमेटिक्स? हाँ, आपका ऑप्शनल मैथमेटिक्स था? जी। क्या वजह थी मैथमेटिक्स लेने की, उसके पीछे? मेरी 2 से 3 वजह मैंने निकाली थी। पहला था मेरा इंटरेस्ट, मैं बचपन में एक अबैकस का कोर्स भी पूरा कर चुकी थी, तो मुझे नंबर्स के साथ अच्छा लगता था खेलना, तो पहला इंटरेस्ट हो गया। दूसरा चीज़ था कि 10-12 से लेके कॉलेज तक, मतलब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मेरे को कॉलेज में भी हमेशा 10 CGPA मैथ्स में आना, तो मुझे लगता था एक एप्टीट्यूड भी है मैथ्स के लिए। और तीसरा फिर मैंने PYQ और सिलेबस देखा, तो मुझे 30-40% सिलेबस ओवरलैप करते हैं इंजीनियरिंग से, और कुछ चीज़ें मुझे लगी थी मैं कर सकती हूँ, तो ऐसे PYQ, सिलेबस और मेरा इंटरेस्ट देख के मैंने मैथ्स लिया। मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो एक सही उम्र क्या होती है तैयारी शुरुआत कर देना चाहिए बच्चे को? देखिए, एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग के पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट सर्विस में तो वो बचपन से वो माहौल देख रहे हैं, पर जो नहीं है और शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगी कॉलेज, आपका ग्रेजुएशन सही समय होता है, क्योंकि आप एक पर्सनालिटी डेवलप करिए ग्रेजुएशन में, सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करिए क्या क्या बन सकते हैं। फिर अब आपने सोच लिया है कि अगर सिविल सेवाओं में जाना है तो कॉलेज के लास्ट ईयर में पूरा ग्रेजुएशन करने के बाद आप इधर आइए। जैसे आप थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में आप बताइए, पापा वगैरह क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है आपकी? हाँ, मेरे पिताजी का जो है वो पावरलूम व्यवसाय है, हम लोग का कपड़ा बनता है, कपड़े की फैक्ट्री है, और मेरी मम्मी गृहिणी है। तो जैसे पापा एक तरीके से बिजनेसमैन है जी, तो फिर आपका मन कैसे आया कि नहीं मुझे सिविल सर्विस में जाना है?
हाँ, जैसे मैं भी बता चुकी थी कि मैंने पापा से ही सीखा है कि कुछ समाज को देने की इच्छा हमेशा रखना चाहिए। मतलब हमें जो सोसाइटी से मिला है हम उन्हें क्या दे सकते हैं रिटर्न में, तो मैंने उन्हीं से वो सीखा है बिकॉज वो सोशली बहुत एक्टिव रहते थे। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मेरी पढ़ाई का ऐसा यूज़ हो कि सिर्फ मेरे और मेरी फैमिली को नहीं, समाज को भी उससे कुछ बेनिफिट हो। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई को सिविल ये सर्विसेज की कौन तरफ सा मोड़ा। अटेम्प्ट था आपका? ये तीसरा अटेम्प्ट था। ये थर्ड अटेम्प्ट? हाँ। 2 अटेम्प्ट में आप प्री क्वालिफाई हुए थे, मेंस कहाँ पर problem? पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री छूट गया था 0.66 मार्क्स से, जी। फिर दूसरे अटेम्प्ट में मेरा मेंस रह गया था कुछ नंबर से, और फिर तीसरे में तीनों चीज ऐसी क्लियर कौन हो। कौन सी गलतियाँ आपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में करी थी जिन पे आपने फिर सुधार करा थर्ड अटेम्प्ट में? जी, फर्स्ट जो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स की मेरी तैयारी जो थी वो 1 साल भरपूर थी, मैंने सब पढ़ा था, पर मेरे से जो गलती हुई थी वो थी पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम। मैंने 1.5 घंटे पेपर करा, पर आधी घंटे के पेपर में मैं पैनिक कर गई, जिसकी मुझे कॉस्ट मिली कि मैं वो पेपर मिस ही कर गई। तो मैं कहूँगी पढ़ाई से साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप वो 2 घंटे कैसे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 घंटे सिर्फ आप और आपका पेपर है, तो पूरी आपको सब चीज़ें भूल कर अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखकर वो पेपर अटेम्प्ट करना है। तो एक वो गलती जो मैंने सीखी थी जिससे मैंने प्री मिस करा। और मेंस में मैं कहूँगी कि पूरा सिलेबस उस टाइम लिमिट में मैं नहीं कर पाई थी, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें थी जो मुझे और इम्प्रूव करनी थी, वो मैंने फिर करी। आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करी थी? आंसर राइटिंग में मैंने एक चीज़ करी थी कि ऑनलाइन काफ़ी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो रोज़ क्वेश्चंस डालते हैं, तो मैं पहले उन क्वेश्चंस के बारे में रिसर्च करती थी, पढ़ती थी, फिर अगले दिन खुद से लिखती थी। तो ऐसे मेरे नोट्स भी तैयार हो रहे थे और प्रैक्टिस भी हो रही थी। फिर ऐसे ही हमने 3-4 दोस्तों का ग्रुप बना लिया था, उनके बीच हम लोग आंसर चेक करते थे। थोड़ा सा बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि नोट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, इसके बारे में बताइए। मैं कहूँगी करंट अफेयर या न्यूज़पेपर से जो नोट्स बनाने की चीज़ें वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको आप रिवाइज कर ही नहीं पाओगे, इतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास। पर हाँ, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं जीएस के जैसे स्पेसिफिक नोट्स होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इन सब के आपको बनाने पड़ेंगे खुद के नोट्स, और वो खुद के नोट्स होते हैं तो ही वो मेंस एग्जाम में आप रिफ्लेक्ट कर पाते हो। जैसे आप बनाओगे वैसे आप एग्जाम में भी लिखोगे। आप क्या सिनोप्सिस भी बनाते थे? जी, मैं कहूँगी सिनॉप्सिस का मतलब वही रहता था कि आप आंसर राइटिंग फॉर्मेट में मैं नोट्स बनाती थी, कि पहले इंट्रो लिखती थी, कुछ एक डेटा पॉइंट, फिर बॉडी के कुछ पॉइंट्स लिखती थी, और फिर कंक्लूजन लिखती थी, ताकि ये मेरा एक रेडीमेड नोट्स हो जाते थे कि एग्जाम में जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो मैं ऐसा कैसा लिख दूँ। ये मेरा अप्रोच रहता था। ठीक है। जैसे प्री के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी और मेंस के लिए क्या अपनाई थी? प्री के लिए मैं कहूँगी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी 2 से 3 महीने पहले स्टार्ट होती है प्री के, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट यूज़ करा टेस्ट्स का। मैं काफ़ी सारे टेस्ट देती थी, मतलब मैं हर एक दिन छोड़ के टेस्ट देती थी सुबह 2 घंटा, क्योंकि उस 2 घंटे में आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस करेक्टली, वो एक नंबर बन जाता है। जैसे मेरा बन गया था कि मैं 85 to 92 जब अटेम्प्ट करती थी तो मेरा स्कोर सही होता था, कट ऑफ। तो ये मल्टीपल टेस्ट जब दिए और उनको एनालाइज करा, तब जाके मुझे ये स्ट्रैटेजी समझ आई कि मेरे लिए दिस इज़ द गोल्डन नंबर ऑफ माई अटेम्प्ट्स, तो वो मुझे करना है। और दूसरा आई वुड से मल्टीपल रिविजन्स एक ही सोर्स के, वो मैंने बहुत फॉलो करा। कि लक्ष्मीकांत तो मेरी शायद 15 से 16 रीडिंग हो गई थी अभी तक की, तो उसी बुक को बार बार पढ़िए, कि जो रीडिंग बिटवीन द लाइन वाली चीज़ होती है, कि आप बातों का मर्म भी समझें, एनालाइज करें चीज़ों को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए रादर देन रटना। मेंस के लिए? और मेंस के लिए आंसर राइटिंग, उसमें भी मैंने मल्टीपल टेस्ट लिखे, क्योंकि लिखने की बहुत प्रैक्टिस आपको 3 घंटे में करनी है। और दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाना, मतलब हर एक जो सिलेबस का पॉइंटर होता है उसमें मेरे पास एक स्पेसिफिक 250 या 500 वर्ड का एक नोट होता था, ताकि मैं उसी को एग्जाम के 2 घंटे पहले जब भी होता था वो रिवाइज करूँ और कर पाऊँ अप्लाई। ठीक है। जो बच्चे रहते हैं यूपीएससी की तैयारी में, कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4-5 अटेम्प्ट तक बच्चे थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन बच्चों को लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उन्हें कुछ टिप्स बताएं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, पर हम सभी को ये बात समझनी पड़ेगी कि इस एग्जाम में सक्सेस रेट अभी भी 0.001% ही है। तो इतने बच्चे बाहर होंगे, पर अब मैं अगर आप ये लोग बात समझ पाएँ तो मैं ये कहूँगी कि आप जर्नी से सीखने का ट्राई करिए। मतलब मेरा भी ठीक है तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, पर इन 3 से 4 साल जो मैंने सीखा, मैं उसको उम्र भर कहीं ना कहीं अप्लाई करती रहूँगी। अगर सिविल सर्विसेज हुआ तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप कहीं और अप्लाई करेंगे। तो आप इस चीज़ को सीखने जैसे प्रोसेस को लीजिए। और दूसरी चीज़, एग्जाम कोई एंड नहीं होता, कोई भी एग्जाम एंड नहीं होता। आप बहुत अच्छी चीज़ के लिए भी बने हो सकते हैं। मेरे पापा मुझे कहानी सुनाते थे एपीजे अब्दुल कलाम की, कि वो एक बार सुसाइड करने जा रहे थे, उनको शंकराचार्य जी ने रोका था। उन्होंने बोला तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो? तो उन्होंने बोला था मेरा एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने समझाया था कि तुम अपना पूरा काम कर चुके हो, अब हो सकता है तुम किसी बेहतर चीज़ के लिए बने हो। और देखिए वो देश के मतलब प्रेसिडेंट बन गए। तो इन्हें चीज़ें हमें सीखना पड़ता है कि हमें नहीं पता हमारी पर्सनालिटी किस बेहतर कार्य के लिए बनी हो,
तो हमें उसको मौका देना चाहिए, ज़िंदगी को मौका देना चाहिए और खुद से कभी कोई गलत स्टेप नहीं उठाना चाहिए। मैम आप मुझे बताइए कि खुद से कोई भी बच्चा है तो कैसे जज करेगा कि वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है या नहीं कर सकता, उसका क्या पैरामीटर है, किस बच्चे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखिए, यूपीएससी की अच्छी और बुरी बात यही है कि यहाँ पर इतने सारे एक्सेप्शंस हैं कि कोई एक पैटर्न नहीं है कि मतलब आप इंजीनियर हो तो ही निकलेगा, कि आप बीए करे हो नहीं करे हो तो ही निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनालाइज करने के मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स मेरे दिमाग में जो आए थे वो यही थे कि 2 से 3 साल आप लग के मेहनत करिए, उसके बाद अगर किसी कारणवश आपका प्री नहीं हो पा रहा है 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी, तो आप प्लान भी सोच के रखिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 साल सिंसियर प्रिपेयर करने के बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो साइड में कुछ और करना बुरी बात नहीं है, तब प्लान बी का सोचना बुरी बात नहीं है। पर 3 साल आप बिना कुछ मैम अगर आपका यूपीएससी में नहीं होता तो फिर आप क्या करते हैं? देखिए, मेरा शुरू से था कि कुछ सोशल सर्विस का ही मैं कार्य करूं, तो मैंने प्लान बी की तरह पहले तो सोच रखा था कि मैं आरबीआई या दूसरे एग्जाम्स भी ट्राई करूंगी, साथ में फिर किसी एनजीओ से मैं फुल टाइम जुड़ के भी काम करना चाहती थी कि क्योंकि मेरा एक सोशल एंगल मैं अलाइव रखना चाहती हूँ। एक ये है, बाकी एग्जाम्स बहुत होती है, एपीएफओ है, आरबीआई है, मैं वो ट्राई करती, बट प्राइवेट सेक्टर में मेरा मन कम था तो मैं नहीं जाना चाहती। ठीक है, आपने गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों चुना, उसके पीछे वजह? थोड़ा सा मैं कहूँगी कि एक देश प्रेम या देश सेवा वाली चीज़ थी कि बचपन से मैंने देखा था कि लोग यही पूछते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या करा, मेरा रहता था कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो थोड़ी वो सोच बोल लीजिए, घर का मतलब पापा ने भी थोड़ा सोशल सर्विस टाइप इंक्लिनेशन रखा, और फिर मुझे था कि मेरी पढ़ाई सिर्फ मेरे तक सीमित ना रहे, लोगों तक पहुँचे, तो मुझे फिर गवर्नमेंट उसके लिए अच्छा सेक्टर लगा। ठीक है मैम, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, घर पे रह के सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को कुछ टिप्स आप बताइए कैसे वो तैयारी कर सकते हैं? टिप्स में 2-3 चीज़ मैं बोल सकती हूँ। पहली होती है कि टॉपर स्टॉक, मतलब एक आप 2-3 टॉपर्स चुन लीजिए जो आपके बैकग्राउंड जैसे हैं, और उनकी काफ़ी लंबी स्ट्रैटेजीज होती हैं, टेलीग्राम चैनल होते हैं, कुछ को आप अपने हिसाब से चुन लीजिए कि ये मेरे बैकग्राउंड से मैच करो और उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। साथ में बेसिक बुक्स आजकल मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल है तो उनको पढ़िए। और तीसरा आपका रूटीन और डिसिप्लिन, क्योंकि अगर आप घर पे रह के पढ़ रहे हैं तो खुद को डिसिप्लिन रखना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो मैं जब कोरोना के बाद घर आ गई थी तो मैंने 2 से 3 साल अभी घर से ही तैयारी करी है, तो उसमें मेरा एक रहता था कि एक शेड्यूल बना लीजिए, उसमें अगर योगा मेडिटेशन है, मैं जुम्बा प्रैक्टिस करती थी डांस करने के लिए, तो वो आधी घंटा निकालना, आधा घंटा अपने फैमिली के लिए निकालना कि मैं भोजन उनके साथ ही करूँगी, तो बाकी टाइम मुझे पढ़ना है। और बहुत लोग सोचते हैं कि लंबे टारगेट्स बनाओ, पर मैं साथ में बोलती थी कि डेली टारगेट्स भी इंपॉर्टेंट है। मतलब रोज सुबह उठ के आप सोचिए कि आपको रात तक क्या करना है, और अगर आप रात में वो अचीव कर लेते हैं तो वही आपकी जीत है। रोज एक एक दिन आप इंप्रूव करेंगे तो फाइनली आप टारगेट अचीव कर लेंगे। कितने आवर स्टडी करते थे मैम आप? देखिए, आज वैरी करेंगे, मैं कहूँगी कि एग्जाम जब आती है जब तो आप 9-10 घंटे भी खिंच जाते हैं, बट रेगुलरली आप अगर 7 से 8 घंटा भी स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं फुल टाइम पढ़ रही थी, मैं जॉब नहीं कर रही थी, तो 8-1 घंटा आप बिल्कुल निकाल सकते क्या आपका रूटीन क्या होता था डेली? रूटीन थोड़ा थोड़ा वैरी करता था। मैंने प्री से मेंस के इस बार चेंज करा था कि मैं सुबह 5 बजे अराउंड उठती थी, तो मैं फिर एक स्लॉट 6 से 10 साढ़े 10 का रखती थी, फिर थोड़ा ब्रेक लेती थी 1 घंटे का, फिर वापस से मेरे को आंसर राइटिंग करनी होती थी दिन में, क्योंकि नींद आती है तो मैं सोचती थी कि आंसर राइटिंग कर लो तो वो टाइम यूटिलाइज हो जाता था, तो 1-1.5 घंटा वो, फिर शाम को वापस 3 घंटे पढ़ती थी और 10 बजे सो जाती थी। बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें कब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए? मैं कहूँगी कि एक बार पूरा सिलेबस करने के बाद, मतलब जो 10-11 महीने का पढ़ चुके रहते हैं, आपको बेसिक नॉलेज हो जाता है, तब आप बेसिकली स्टार्ट करिए आंसर राइटिंग, और शुरुआत PYQ से करें तो ज़्यादा अच्छा है कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लें और फिर खुद लिख कर देखें उन्हें, तो वो अच्छा टाइम रहेगा। एकदम पहले दिन से आंसर राइटिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कुछ आता भी नहीं है और वो आंसर की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। आपसे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? मेरे से क्वेश्चंस वैरिड थे। मैंने एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC पर सर्टिफिकेट करा है, तो 2 लोगों का तो उसी पे मेरा इंटरव्यू चला पूरा। ED का रोल क्या होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कैसे दूर करोगे, कुछ केस स्टडी दी थी कि कोई आपके पास 50 करोड़ कैश लेकर आया है तो हाउ विल यू टैकल दैट थिंग, तो ऐसे चीज़ें। कुछ मेरे कॉलेज पे थे कि मेरा मेजर प्रोजेक्ट क्या था मेरे कॉलेज में, और फिर मैंने कॉलेज में रहते हुए सोसाइटी के लिए क्या करा। मैं एक्चुअली विमेन इन इंजीनियरिंग की प्रेसिडेंट थी, तो मतलब विमेन इन इंजीनियरिंग में क्या डेटा है, क्यों विमेन कम होती हैं इंजीनियरिंग में, ऐसे कुछ सवाल। और एक इंटरेस्टिंग प्रश्न यही था कि मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाती हो सर्विस में और 20-30 ईयर्स हो गए आपको सर्विस में, तो आप कैसे चाहती हो लोग आपको कैसे ध्यान में रखें, मतलब आपके काम से कि आपके नाम से, उस तरीके की चीज़ें।
कितनी देर तक आपका इंटरव्यू चला था लगभग? 30-35 मिनट्स अराउंड। अच्छा, 5 लोग बैठे थे? 5 लोग बैठे थे। जब आप इंटरव्यू रूम में गए उसके पहले क्या आप सोच रहे थे, आपके दिमाग में क्या था, और इंटरव्यू के बाद का एक्सपीरियंस क्या रहा, दोनों में क्या फ़र्क था? जी पहला ही मेरा ये पहला इंटरव्यू था सिविल सर्विसेज में, तो संभवतः मतलब नर्वसनेस थी ही सही। जाने से पहले वो जब आपको बोर्ड में जाने से पहले 5 मिनट बैठाते हैं कुर्सी पे, वो सबसे ज़्यादा नर्वसनेस का पीरियड रहता है क्योंकि आपको नहीं पता अंदर क्या होने वाला है। और मैं तब भी स्माइल कर रही थी और खुद को यही बोल रही थी कि हमें ये मौका मिला है तो हमको फुल यूज़ करना है, बिकॉज बहुत लोग को ये मौका भी नहीं मिलता। तो वो ग्रैटिट्यूड था मुझ में। फिर मैं अंदर गई तो मैं 1-2 सेकंड के लिए नर्वस थी जब तक मैं बैठी नहीं। फिर उसके बाद एक बार जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है तो वो लोग बहुत स्मूथली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई डरावना माहौल नहीं जो लोगों को लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आराम से आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपको, वो होता है। फिर ख़त्म हो गया था इंटरव्यू। यूपीएससी के अंदर एक लोगों के अंदर एक खौफ सा रहता है कि वहाँ जो लोग रहेंगे वो क्वेश्चनों की बमबारी आपके ऊपर करेंगे, थोड़ा सा तो थोड़ी खिंचाई भी करेंगे, तो क्या ऐसा कुछ माहौल रहता है वहाँ? नहीं, अगर आप सच्चाई रखेंगे अपने साथ, मतलब आप उनको ब्लफ नहीं करेंगे कभी भी झूठ बोल के, जो आपको प्रश्न नहीं आता है सीधे से मना कर देंगे, तो वो लोग कभी भी कोई खिंचाई नहीं करेंगे। वो लोग तो बल्कि मौका देते हैं कि आप बोलिए, वो सुनने बैठे हैं। तो आप अपने इंटेंशंस ट्रू रखिए और अपनी बात भी सच्चाई से रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है इंटरव्यू में कि सूट पहनना चाहिए या साड़ी पहनना चाहिए, तो आप कुछ हमारे दर्शकों को उसके बारे में सुझाव दीजिए। देखिए, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो हम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बन रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि अटायर भी वैसा हो तो अच्छा है। मैंने साड़ी प्रेफर करी थी, मैक्सिमम लोग साड़ी ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अच्छा दिखाता है कि अब एक ऑफिसर हो और आपके इंडियन वेयर में आप आ रहे हो। सलवार सूट में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप जा सकते हैं, बट प्रेफर करिए कि साड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा तो है। उसमें भी कुछ ऐसा रहता है, डार्क कलर नहीं पहनना है, लाइट कलर पहनना है, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ वीडियोस मैंने भी देखे थे, बोला जाता है कि लाइट कलर में थोड़ी पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है कि आप पॉजिटिव पर्सन ऐसा दिखता है। डार्क कलर्स लोग अवॉइड करते हैं। मैंने भी लाइट ग्रीन टाइप का शेड लिया था, तो ऐसा आप लाइट कलर लेंगे तो आप पॉजिटिव पर्सनालिटी, खुद कॉन्फिडेंट जिस कलर में हो, मेरा बस ये है। थोड़ी कंफ्यूज रहती है, नेल पॉलिश लगाना चाहिए इंटरव्यू में, नहीं लगाना चाहिए? मुझे लगता है इन एस्पेक्ट्स पे यूपीएससी तो पर्टिकुलर इतना ध्यान नहीं देगा। आपको जो कंफर्टेबल रहे और कॉन्फिडेंट आप जिसमें फील करें उससे जाना चाहिए। और मैं कहूँगी जितना सिंपल होके जाएंगे उतना बेटर है। क्या होना चाहिए इंटरव्यू में? ड्रेसिंग सेंस आई वुड से सारी होना चाहिए। आपके जो हेयर होते हैं वो क्लोज होने चाहिए ताकि वो ज़्यादा इंटरव्यू में डिस्टर्ब ना करें, और जितना सिंपल अटायर आप रख सकते हैं उतना और रखिए। बैठने का तरीका वगैरह कैसा होना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि एकदम हाथों को ऐसे जंप कर देना चाहिए, कुछ बोलते हैं ऐसे रखना चाहिए, कुछ बोलते हैं हैंड थोड़ा मूवमेंट कर लेना चाहिए। वैसे हाँ, धीरे धीरे ये चीज़ें आती हैं, बट आई वुड से कि लैब पे हैंड रखना इज द सेफेस्ट थिंग, बिकॉज उस समय आप डिस्टर्ब भी नहीं करते हो किसी को बोलते हुए, फ्लो भी नहीं टूटता है और आपको कॉन्फिडेंस रहता है बिकॉज आपके पैर ज़मीन से जुड़े रहते हैं और आपके हाथ कंट्रोल में रहते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पोस्चर कि अगर आप ऐसे बैठे हो तो दैट इज थोड़ा बहुत क्या हैंड मूवमेंट भी कर लेना चाहिए? अगर आपको है तो देखिए, टेबल रहेगी यहाँ तक तो हैंड मूवमेंट दिखेगा भी नहीं अगर आप थोड़ा बहुत करते हैं और आपको आदत ही है तो। बहुत ज़्यादा मत करिए आई वुड से, बिकॉज वो डिस्टर्ब करता है एग्जामिनर को, क्योंकि आप बार बार हाथ हिला रहे हैं तो उनका ध्यान आपसे हट के आपके हाथों पे जा सकता है। तो आई वुड से कि कॉन्फिडेंट रहिए, जितना सिंपल कम मूवमेंट करें उतना अच्छा है। उतना ज़्यादा अच्छा? हाँ, ठीक है। जो एग्ज़ाम जब आती है थोड़ा सा बच्चों के अंदर एक एंजाइटी आ जाती है, उसको कैसे बच्चे दूर करें? मैं कहूँगी कि हमें भी सबको फील हुई थी, बट बार बार आप लोग ये याद रखिए कि उस 2 घंटे के लिए आप वो 1-1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो आप किसी भी शर्त पे ख़राब नहीं कर सकते। और जो 2 घंटे आपको मिले हैं वही सबको मिले हैं, तो वो पीछे का सब भूल के इफ़ यू कैन गिव योर बेस्ट इन दस 2 आवर्स, तो वो कोई नहीं रोक सकता आपको। और वही अगर आप एंजाइटी में ख़राब कर देंगे जैसे मैंने किए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप शायद कट ऑफ ना क्लियर कर पाएँ, तो वो रिग्रेट ज़्यादा बुरा होगा उस एंजाइटी को भरने से ज़्यादा। तो आई वुड से कि कॉन्फिडेंट होकर पेपर दीजिए। थोड़े से बच्चे सी सेट को लेकर आजकल कंफ्यूज है, पेपर 2 को लेकर, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? मैं कहूँगी कि हाँ, सीसैट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल और टफ भी हो गया है, सब लोग बोल रहे हैं। तो जैसा मेरे दूसरे फ्रेंड्स ने भी कहा था कि अब सीसैट को ना आप सिर्फ क्वालिफाइंग जैसे नहीं ले सकते, अब आपको पढ़ना पड़ेगा सीसैट, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड है। और स्पेशली जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनको तो और टफ पड़ रही है चीज़ें, इंजीनियर्स को भी टफ पड़ रही है। तो हमको अब उसको पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 10-12 साल के लगाने पड़ेंगे, जो कुछ होती है मैथ्स की रेशो, प्रपोर्शन, ट्रिक्स, वो सब हमें पढ़नी पड़ेगी। और 1-1, 2-2 घंटा हमें रोज़ सीसैट को देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पता चले कि आपका जीएस क्लियर हो रहा है, सीसैट में ही आप रह रहे हैं, तो वो पूरा साल आपका खराब हो जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट किसी भी बच्चे को चूज़ करने के लिए क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए?
पहले भी मैं मतलब बता चुकी हूँ, मुझे लगता है कि 3 चीज़ें ही मैटर करती है। एक आपका इंटरेस्ट, क्योंकि आपको ऑप्शनल आपको 2 से 3 साल तक पढ़ना होता है, क्योंकि जर्नी इतनी लंबी होती है कि वो सब्जेक्ट इकलौता ऐसा है जिसके 2 पेपर होते हैं 500 नंबर। तो मतलब बहुत कुछ पढ़ना है आपको, पूरा ग्रेजुएशन जितना उस सब्जेक्ट को तैयार करना है। तो एक तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। दूसरा कि मार्केट में उसके लिए सोर्सेज हैं कि भी नहीं। आप बहुत ही ऐसा ऑप्शनल ले लो जिसके लिए मार्केट में कुछ अवेलेबल ही नहीं है, तो आप वैसे परेशान रहेंगे, तो सोर्सेज। और तीसरा मैं बोलूँगी कि कुछ PYQ और सिलेबस से देख लीजिए कि आपसे ये होगा या आपको रिलेटेबल लग रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग मैथ्स में, मुझे भी एक पहले कन्फ्यूजन था जब मैंने मैथ्स लिया था कि ठीक है मैं इंजीनियरिंग से, उनको तो मैथ्स में क्या ही दिक्कत है। बट नहीं, ये मिथ है। मेरे को भी PYQ देखने पड़े थे। सिर्फ 20% ही सिलेबस इंजीनियरिंग का है जो मैथ्स ऑप्शनल का है, पूरा बाकी 80% अलग है। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो ही आप उस चीज़ में जाइए। तो इंटरेस्ट, सोर्सेज की अवेलेबिलिटी, और तीसरा पॉइंट कि आप उसको कर पाएंगे कि नहीं, वो जज करना। कुछ मेंस में ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे छूट गए थे? इस बार तो मैंने पेपर ऑलमोस्ट सारे ही कंप्लीट करे हैं। मैथ्स में हम लोग पूरे नहीं कर पाते थे पेपर। मेंस में? हाँ, मेंस में ही मैंने GS के सारे पेपर पूरे करे हैं। बस मैथ्स का जो एक पेपर था वो मेरा थोड़ा छूटा था, पेपर 2, क्योंकि वहाँ पर आपको आता ही नहीं। मैथ्स में ऐसा या तो आता है या नहीं आता है, तो कुछ 10-20 नंबर का नहीं आता था, वो फिर छूटा था। हाँ ठीक है। बस कुछ अगर आप अपनी तरफ से ऐसा कोई डायमेंशन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ये छूट रहा है, वो जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस डायमेंशन पे भी काम करना चाहिए, अपनी तरफ से आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं बस एक एडवाइस यही दूंगी कि बाकी भी जितना आप लोग ने सुना होगा कि हार्डवर्क इस एग्ज़ाम में बेसिक है, वो चाहिए ही चाहिए। परसिवियरेंस, पेशेंस, ये सब भी चाहिए। पर साथ में ये भी चाहिए कि थोड़ा लक फैक्टर है इस एग्ज़ाम में, मैं उसको नहीं बिल्कुल भी झुटलाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरी मेहनत करते हैं पर कुछ एक आध नंबर से रह जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी कम डिजर्विंग नहीं है हमसे जो यहाँ बैठे हैं। तो आप ये सोचिए कि आपका काम है निष्काम कर्म करना। मतलब वो बोलना आसान है, मुझे पता है, बट अगर आप वो अप्रोच रखेंगे तो आप जिंदगी भर थोड़ा खुश रहेंगे खुद से कि आपने अपनी पूरी मेहनत करी है और भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा। ठीक है, धन्यवाद।